तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक नया टॉपिक एंग्लो मैसूर रिलेशंस, आंग्ल मैसूर संबंध को पढ़ने जा रहे हैं। जब हमने मॉडर्न इंडिया क्लास शुरू किया था तो आपको बताया था कि मॉडर्न इंडिया एक्चुअली में चार भागों में बटा हुआ है। एक इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री है, एक इसका सोशल है, एक इसका इकोनॉमी है, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। उसमें से जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका ये लास्ट फेज है। ये इसके बाद कल के क्लास से हम लोग इकोनॉमिक्स के आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दो टॉपिक देखेंगे। उसके बाद फिर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में प्रवेश करेंगे। तो जहाँ तक एंग्लो मैसूर रिलेशंस का प्रश्न है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ मैसूर किंगडम, यानी मैसूर रियासत का उदय कैसे हुआ। ठीक है। तो जहां तक मैसूर रियासत का प्रश्न है, तो भारतीय इतिहास में जो ब्रिटिश पीरियड है, तो ब्रिटिशों के एक्सपेंशन में मुगलों के बाद भारत में कुछ पावर्स ऐसे थे, कुछ शक्तियां ऐसी थी जिससे उम्मीद किया जा सकता था कि ये अंग्रेजों को भारत में अपना एक्सपेंशन करने से रोक सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहिए कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर सकते हैं। उसमें से एक सत्ता तो मराठों की थी, जो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, तीसरे युद्ध के बाद उनसे जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई। उसके बाद दूसरी सत्ता सिखों की थी, लेकिन रंजीत सिंह की जो नीतियां थी, उन नीतियों के कारण रंजीत सिंह कभी भी अंग्रेजों से लड़े नहीं। उनकी मृत्यु के बाद आपने देखा कि जब उनके उत्तराधिकारियों के दौर में युद्ध हुआ तो उसका कारण भी अपने सैनिकों को बर्बाद करना था। और एक तीसरी शक्ति के रूप में जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती थी वो मैसूर की थी। लेकिन मैसूर रियासत या मैसूर किंगडम के साथ एक तथ्य ये जुड़ा हुआ है कि मैसूर किंगडम, मैसूर रियासत के जिन शासकों का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान, वो वास्तव में इस मैसूर रियासत के वंश के नहीं थे। मैसूर रियासत का जो वंश था वो वाडियार वंश था, और इनके द्वारा उस वंश से सत्ता छीन लिया। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले हम ये देखें कि आखिर मैसूर रियासत का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में हम पाएंगे एक 1565 में एक वार होता है जिसको हम लोग तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी वार के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये वार वास्तव में जो हुआ था वो विजयनगर और बहमनी डायनेस्टी के बीच में हुआ था। और इस वार में क्या हुआ था, तो विजयनगर का पराजय हुई थी, यानी ये हार गया था। इसके पहले विजयनगर में 3 डायनेस्टी का शासन था। एक्चुअली में विजयनगर 4 डायनेस्टियों का एक सेट है।
जब हम लोग विजयनगर एम्पायर पढ़ते हैं इसका मतलब ये है कि उसके अंदर 4 डायनेस्टी पढ़ने पड़ती है। सबसे पहला जो इसके अंदर डायनेस्टी था वो संगम डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में किया था। उसके बाद तुलुब वंश था, उसके बाद सालूब वंश था। सालूब वंश का ही सबसे ग्रेटेस्ट किंग कृष्ण देव राय था। और इसी के बाद एक डायनेस्टी आती है इस युद्ध के बाद, जिसको हम लोग अरविडू वंश बोलते हैं। तो ये कुल 4 डायनेस्टियों का एक सेट था जिसको विजयनगर एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो ये जो वार हुआ था 1565 में, ये सालूब डायनेस्टी के टाइम में हुआ था। और उस समय सालूब डायनेस्टी में कृष्णदेवराय का शासन नहीं था, दूसरे का शासन था। और उसमें विजयनगर साम्राज्य बुरी तरीके से पराजित हुआ बहमनी डायनेस्टी से। और इसके बाद विजयनगर में जो डायनेस्टी उभर के सामने आती है उसको हम लोग अरविडू डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस डायनेस्टी ने 1612 ईस्वी का 1712 का जब समय आया तो इसमें एक शासक था वेंकट द्वितीय। शासक का नाम था वेंकट सेकंड। इसी के शासनकाल में 1612 में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था वाडियार। क्या नाम था? वाडियार। इसी ने मैसूर किंगडम की स्थापना की। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैसूर किंगडम जो था वो वास्तव में विजयनगर साम्राज्य के डिक्लाइन के समय में, डाउनफॉल के समय में, उसी के डेब्रिस पर, उसी के भग्नावशेषों पर, उससे कुछ छोटे क्षेत्रों पर, पूरे के पूरे नहीं, विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा था, तो उसके कुछ क्षेत्रों पर मैसूर डायनेस्टी जो आज के कर्नाटक को सेंट्रलाइज करता था, जो आज के कर्नाटक का जो एरिया आप देखते हैं उस एरिया के कुछ क्षेत्रों पर ये वाडियार ने एक डायनेस्टी की स्थापना की, वाडियार डायनेस्टी। चूंकि इसके संस्थापक वाडियार थे इसलिए इस डायनेस्टी को वाडियार डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें एक डेट आता है 1705। इस डेट को क्या होता है कि जो ये डायनेस्टी था वो इसने औरंगजेब की जो संप्रभुता था वो इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद 18th सेंचुरीज का जब समय आता है, हम लोग 18th सेंचुरीज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके थोड़े बाद का समय हम लोग देखें तो पाते हैं कि इस समय एक शासक था, एक किंग था जिसका नाम था कृष्णदेव राय, सॉरी चिक्का कृष्ण राज। क्या नाम था? चिक्का कृष्ण राज। ये शासक बना। तो यहां से लेके 1612 से लेकर के आप 1705 तक का जो पीरियड देख रहे हैं, इस समय मैसूर रियासत अच्छा या बुरा अच्छे ढंग से चला। वाडियार डायनेस्टी में जितने भी राजा हुए उन राजाओं ने इस डायनेस्टी को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। लेकिन जैसे ही 18th सेंचुरी में चिक्का कृष्ण राज का समय आता है, वक्त आता है, तो ये एक प्रकार से
विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये राजकाज में भाग नहीं लेता था, बल्कि हर समय नृत्य में, डांस में इसके समय बीतते थे। इसके दरबार नर्तकियों से भरा रहता था और कभी कभी ऐसा होता था कि ये स्त्रियों का भेष बना करके डांस करता था। जो डांस स्त्री प्रधान होते थे तो उस डांस को भी करने के लिए स्त्री का रूप धारण करता था। ऐसे में जब ये सिचुएशंस क्रिएट होता है तो इसके पावर का जो इस्तेमाल करते हैं लोग, ये एक का नाम था, एक पद था सर्वाधिकारी, ठीक है, और दूसरा पद का नाम था दलवई। उस लैंग्वेज में जो कन्नड़ लैंग्वेज था उसमें इसके मीनिंग्स जो होते थे वो ये कि रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर, और आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। चूंकि जो रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर होता था वही किसी स्टेट का जो है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता था। और दलवई का मतलब होता था कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। तो ये वास्तव में दो भाई थे। जो सर्वाधिकारी था उसका नाम था नंदराज। क्या नाम था? नंदराज। और जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम था देवराज। ठीक है। तो एक्चुअली में इसी के द्वारा ये जो नंदराज और देवराज दो भाई थे जो सर्वाधिकारी और दलवई थे, यानी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने अथॉरिटी को ऑक्युपाइड कर लिया, यानी सत्ता जो है अपने हाथ में ले लिया। और इसके पीछे कारण क्या था? तो जो राजा का चरित्र था, कैरेक्टर था, कि उसको शासन कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी चिक्का कृष्णराज की। तो ऐसे हालात में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वही फिर देश को संभालते हैं। तो इस परिपाटी में नंदराज और देवराज वास्तविक शासक बन गया। बात समझ में आ रही है? अब इसके समय में, यानी इन दोनों के समय में, नंदराज और देवराज के समय में मराठा इन्वेजन होता है, यानी मराठों का आक्रमण होता है। और मराठों के कुल 5 आक्रमण होते हैं। कितना? 5। एक होता है 1753 में, दूसरा होता है 1754 में, तीसरा होता है 1757 में, और उसके बाद होता है 1759 में। 5 नहीं, 4 ही होता है। अब ये जो 5 मराठा आक्रमण हुए, इस 5 मराठा आक्रमणों में से 3 में जो मैसूर रियासत थी उसका क्या हो जाता है? हार हो जाती है। लेकिन 1759 का जो मराठा आक्रमण था, इसमें मैसूर रियासत जो है वो जीत जाता है। क्या हो जाता है? जीत जाता है। ठीक है।
अब जीत जाता है तो इस जीत का कारण था, इस जीत का कारण जो था वो नंदराज और देवराज नहीं था। यहां हार का जो कारण था वो लिख देते हैं कि नंदराज और देवराज था, यानी जो वहां के प्रधानमंत्री थे और रक्षा मंत्री थे उनके वजह से हार हुई। लेकिन जो चौथा वार मैसूर जीतता है उसमें जीत का कारण बनता है हैदर अली। कौन बनता है? हैदर अली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैसूर रियासत जो आंतरिक उथल पुथल और बाहर आक्रमण का उस समय शिकार था, यानी 1730 से 40 के बीच की मैं बात बोल रहा हूं, तो उस समय वहां का राजा, वहां का प्रधानमंत्री और वहां का रक्षा मंत्री उस राज्य का हिफाजत करने में असफल था पूरी तरीके से। और इन आक्रमणों के अंतिम बेला में यानी 1759 में जब इन्वेजन यानी आक्रमण होता है तो उस आक्रमण को सफलतापूर्वक जिसने सामना किया वो हैदर अली था। हैदर अली ने जब सामना किया तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को इस तरीके से हैदर अली का प्रवेश हुआ। कहाँ? मैसूर रियासत में, या मैसूर के सुप्रीम अथॉरिटी तक, सर्वोच्च सत्ता तक। तो अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक होगा वो ये कि हम लोग देखें कि हैदर अली का उदय कैसे होता है। ठीक है, तो इसको लिखिए, इसको मिटाते हैं। क्या बोल रहे हैं? हो गया? हाँ बोलिए। नहीं मिलता है। हम लोग वाडियार डायनेस्टी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं किसको? एंग्लो मैसूर रिलेशंस। तो उसके सारे डेट आपके मिलेंगे। तरीका यही है। एंग्लो मैसूर रिलेशंस तक हम लोग कैसे पहुंचे? अगर मान लिया जाए आप सिर्फ चिक्का कृष्णराज के बारे में पढ़िएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मैसूर डायनेस्टी के बारे में पढ़िएगा, तो आपके सिलेबस में मैसूर डायनेस्टी शामिल नहीं है, इसीलिए किसी भी बुक में उस पर डिटेल्स आपको नहीं मिला हुआ है। आपका जो टॉपिक दिया गया है सिविल सर्विस में वो एंग्लो मैसूर रिलेशंस। तो एंग्लो मैसूर रिलेशंस में अंग्रेजों से संबंध किसका हो रहा है? तो दो व्यक्तियों का, एक हैदर अली का और दूसरा टीपू सुल्तान का। तो आपको इसी के कैरेक्टर को वाइड रेंज में लेके चल रहा है। ये कैसे वहां तक पहुंचा, तो उसमें जितनी जानकारियां हैं वाडियार के बारे में वो आपको दी गई इसमें। ऑक्युपाइड, OCC, आप हिंदी में लिखिए ना, सत्ता हस्तगत कर लिया। आपने लिख लिया? अच्छा, अबर में हिंदी में लिख देते, उसमें क्या है? आप लिखे? अब देखिए दूसरा जो, ये तो पहली बात आप इंट्रो समझिए, जो समझिए हम एक सीक्वेंस में टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, आप पैराग्राफ चेंज करके अपनी बातों को लिखते रहिएगा। अब अगला टॉपिक है कि ओरिजिन ऑफ हैदर अली। यानी हैदर अली का उदय।
तो हैदर अली का उदय बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन एक डायग्राम हम बना देते हैं, उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वली मोहम्मद। इन्हीं का पुत्र एक था शाह मोहम्मद अली। इनके दो बेटे थे। एक का नाम था इसराइल और दूसरे का नाम था फतह मोहम्मद। इसराइल, फतह मोहम्मद। फतह मोहम्मद के दो बेटे थे। एक का नाम था शहबाज और दूसरे का नाम था हैदर अली। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कि हमको पढ़ना क्या है, तो हैदर अली। तो हैदर अली के वंश वृक्ष को हम बता रहे हैं आपको। तो हैदर अली का पिता कौन हो गया, तो फतेह मोहम्मद यानी फादर, और उसके बाद इसका पितामह कौन हो गया, शाह मोहम्मद अली। ये क्या हो गए, पितामह यानी ग्रैंडफादर। और इनके पर पितामह कौन हो गए, तो वली मोहम्मद। इसका इंग्लिश होगा पेरेंटल ग्रैंडफादर। ठीक है, हम ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि वली मोहम्मद, शाह मोहम्मद अली या इसराइल, ये तीनों के तीनों जो थे वो सूफी स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। वहां गेसू दराज नाम के एक बहुत बड़े सूफी थे, उन्हीं के दरबार में वली मोहम्मद रहा करते थे और इनके पुत्र भी एक सूफी स्वभाव के व्यक्ति थे। तो ये खानदान कोई पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन खानदान चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो फतह मोहम्मद हैं यानी हैदर अली के पिता, उन्होंने सीरी या सीरा के एक नवाब थे, उनके यहाँ नौकरी कर ली और इस ढंग से इनका राजनीति से संपर्क या शासन व्यवस्था से संपर्क स्थापित हुआ। और सीरी के नवाब जो थे, दो भाइयों में झगड़ा होता है जिसके कारण जो है वो फतह मोहम्मद और एक भाई सीरी के नवाब का मारा जाता है। और कुतुब अली खां जो दूसरा भाई जीवित रहता है, उसको ये शक था कि फतह मोहम्मद ने हमारे खजाने को छुपा रखा है। इसलिए हैदर अली और शहबाज को एक नगाड़ा देखे हैं ना, बहुत बड़ा ढोल के तरह होता है। तो ढोल में तो दोनों तरफ रहता है, नगाड़ा में सिर्फ एक तरफ रहेगा और उसमें इतना कि आदमी उसके अंदर बैठ सकता है। बड़े बड़े दरबारों में नगाड़ा बजवाया जाता था तो आदमी के इतना ऊंचा ऊंचा नगाड़ा होता था। तो नगाड़े में दोनों को, शहबाज को जो बंद किया गया तो उसका उस समय उसकी उम्र 7 वर्ष की थी और हैदर अली की उम्र 3 वर्ष की थी और दोनों को नगाड़ों में बंद करके ऊपर से नगाड़ा बजवाया जा रहा था। तो हैदर अली का एक भाई था, फतेह मोहम्मद का एक और चचेरा भाई था जिसका नाम था फतह खां।
सॉरी हैदर खां, उसने ला करके पैसा दिया, तब ये हैदर अली शहबाज को छोड़ा गया। तो ये एक क्रूशियल टाइम इसके साथ में रहा। और हैदर अली का जो जन्म होता है, जो इसका बर्थ होता है, वो 1722 में, और जगह का नाम है बेदनूर, जो कर्नाटक में अभी भी है। अब देखिए, जहां तक हैदर अली का प्रश्न है, तो ये मैसूर रियासत में, मैसूर की रियासत में एक सामान्य सैनिक के रूप में भर्ती हुआ। लेकिन ये था बिल्कुल जाहिल आदमी, पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। सिग्नेचर करने के लिए इसको कहा जाता था, क्योंकि शासन कार्यों में था, तो उर्दू का हे को भी उल्टा लिखता था। उर्दू में एक जैसे एबीसीडी होता है ना, उसी तरीके से उर्दू में हे होता है, तो हे भी वो सही नहीं लिखना जानता था, उसको भी उल्टा, हे माने हैदर हुआ, तो उसको भी वो उल्टा लिखता था। लेकिन अशिक्षित होने के बावजूद भी काफी प्रतिभा संपन्न था, सैनिक योग्यता काफी थी, घुड़सवारी तलवारबाजी में बहुत सिद्धस्त था वो, जिसके कारण जो है ये सामान्य सैनिक से उन्नति करता गया, प्रोग्रेस किया। और प्रोग्रेस करते करते एक समय ऐसा आया कि इसे डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। उस समय फौजदार का मतलब ये होता था कि कोई डिस्ट्रिक्ट अगर होता था तो उसका हेड को हम लोग फौजदार बोलते थे। जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट के हेड को क्या बोलते हैं, डीएम बोलते हैं या जिलाधिकारी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय जो हेड होता था डिस्ट्रिक्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते थे, फौजदार बोलते थे। तो इसको फौजदार बना दिया गया, किसको, हैदर अली को। आपको पता है डिंडीगुल कहाँ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और बराबर आया है। तो आपको अगर नहीं बताया जाए तो सीधा आप तमिलनाडु मार दीजिएगा, लेकिन वास्तव में, सॉरी, कर्नाटक मार दीजिएगा, लेकिन वास्तव में ये कर्नाटक में नहीं बल्कि कहाँ है, तमिलनाडु में, अभी वर्तमान समय में। उस समय जो मैसूर रियासत था उसके अंतर्गत ये एक डिस्ट्रिक्ट था। आज के समय में डिंडीगुल क्या है, तो तमिलनाडु का एक स्थान है, एक जगह है। तो यहाँ का फौजदार बना। तो एज ए फौजदार उसने दो काम किए। कितने काम किए, दो काम। पहला काम तो ये किया कि अपनी निरक्षरता को दूर करने के लिए उसने खांडे राव को, एक ब्राह्मण व्यक्ति था जो उसका मित्र था, खांडे राव को सलाहकार बनाया। और दूसरा काम ये किया कि उसने अपनी सैनिक शक्ति मजबूत की। सैनिक शक्ति क्या की, मजबूत की। अब देखिए, ये दोनों बातों को समझिए। खांडे राव वहां का ब्राह्मण था और इसका प्रिय मित्र था। तो कूटनीतिक में हैदर अली बहुत सिद्धस्त था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें शिक्षा की आवश्यकता थी, बिना पढ़े लिखे हुए नहीं समझा जा सकता था। तो जब तक इस कमी को वो दूर नहीं करता तब तक वो एक सफल शासक नहीं बन सकता था। तो उसकी इस कमी को दूर किसने किया, खांडे राव ने किया। और दूसरा, उसने सिर्फ फौजदार की ही भूमिका नहीं निभाई। यहां पर एक बात समझने की कोशिश की, वो डिंडीगुल को एज एक स्टेट के रूप में डेवलप करना शुरू किया कि हम यहाँ सैनिक शक्ति जो है वो बहुत मजबूत रखेंगे। और चूंकि कृष्ण, चिक्का कृष्णराज और नंदराज और देवराज काफी शक्तिशाली नहीं थे, तो हैदर अली के इस काम को वो रोक नहीं पाए। और रोकते भी क्यों, क्योंकि वो मैसूर का ही फौजदार था। अगर लाभ होता तो मैसूर रियासत को ही लाभ होता।
तो इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई रुकावट नहीं हुई और उसने डिडुंगुल के फौजदार के रूप में इर्द गिर्द के जितने क्षेत्र थे सब में लूट मचा दी, यानी एक प्रकार का डाकू बन गया वो और बहुत धन संचय किया। सबसे बड़ा धन उसको जो मिला वो हैदराबाद रियासत में, जब हम आपको पढ़ा रहे थे एंग्लो मैसूर वार, सॉरी एंग्लो मैसूर बोल रहे हैं, एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस, तो एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस में सेकंड जो एंग्लो कर्नाटिक वार होता है तो दो तो यूरोप के मसले को लेकर हुआ था, फर्स्ट और थर्ड, लेकिन सेकंड जो हुआ था वो भारत में उत्तराधिकार के परस्पर हुआ था। इसमें हैदराबाद रियासत के दो दावेदार थे। निजामुल मुल्क चिलकिल खां का 1948 में मृत्यु हो जाता है, याद होगा आपको, और उसके बाद उसके पोता और बेटा के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है जिसमें शौकत जंग को वो बनाता है और नासिर जंग चाहता है कि हम बन जाए। तो इसमें क्या होता है कि एक का फ्रेंच साथ देते हैं, दूसरे का ब्रिटिश साथ देते हैं। तो इसी युद्ध में एक की मृत्यु हो जाती है शौकत जंग की, तो नासिर जंग का खजाना उसको पूरा का पूरा मिल जाता है। और इस खजाने का प्रयोग हैदर अली ने क्या किया कि फ्रांसीसियों से संपर्क स्थापित करके फ्रेंच सैनिक के माध्यम से डिडुंगुल में अपने सैनिक शक्ति को काफी सर्वोच्च कर लिया और ये किसी को नहीं पता था। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हालात में हैदर अली ने क्या किया, तो 1759 का जो मराठा आक्रमण था, अब जो आपको पीछे छोड़ करके आए हैं वहां पर हम आए, इस मराठा आक्रमण को विफल कर दिया। अगर ये मराठा आक्रमण सफल हो जाता तो आप समझिए कि 1759 में ही मैसूर रियासत का अंत हो जाता। तो ये अंतिम अवसर था, लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मैसूर डायनेस्टी को बचाया जाए। तो बचाया किसने साहब? तो हैदर अली ने। अब ऐसी परिस्थिति में जो अगला कदम होता है वो खांडे राव का षड्यंत्र, यानी कॉन्स्पिरेसी ऑफ खांडे राव। वो षड्यंत्र क्या था कि इसने हैदर अली को कहा कि अगर मैसूर रियासत को बचाना है तो तुम इसके कर्ता धर्ता बन जाओ। जो नंदराज और देवराज हैं, जो एक तरीके से चिक्का कृष्ण राज को गुलाम बनाए हुए हैं, वो करता क्या था कि वर्ष में सिर्फ एक बार उसको जनता को दिखलाया जाता था कि राजा जिंदा है और उसी के आदेश से सब शासन हो रहा है। अगर शासन सही ढंग से करता तो कोई बात भी नहीं था, लेकिन मराठा इन्वेजन में आपने देखा कि वो मैसूर को हराता चला गया। तो ये बात राजमाता से, यानी जो चिक्का कृष्ण राज की मां थी, उससे खांडे राव ने बात किया कि आप चाहती हैं कि आपका बेटा स्वतंत्र रूप से शासन करे, नंदराज और देवराज के हाथों में ना रहे, तो आप परमिशन दीजिए। हैदर अली के पास इतनी ताकत है कि वो जो है वो नंदराज और देवराज को पराजित करके आपके बेटा को फिर से स्थापित कर सकता है। ये कॉन्स्पिरेसी खेला और राजमाता तैयार हो गई और इस प्रकार से 1760 में, सॉरी 60 में क्या होता है, हैदर अली वास्तविक शासक बन जाता है इस कॉन्स्पिरेसी के बाद। ठीक है, रियल हेड बन जाता है। अब खांडे राव की कॉन्स्पिरेसी ये नहीं था कि हैदर अली रियल हेड बन जाए। खांडे राव की कॉन्स्पिरेसी क्या था कि नंदराज और देवराज के जगह पर हैदर अली चलाए और जो राजा है वो वास्तविक शासन करे। लेकिन हैदर अली की महत्वाकांक्षा कुछ और थी। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि नहीं, राजा जहां पर है वो वहीं पर रहेगा और नंदराज और देवराज का जगह हम ले लेंगे और हम वास्तविक शासक बनेंगे। तो जब
ऐसी परिस्थिति हुई, दोनों की विचारधाराओं में अंतर हुआ, खांडे राव और हैदर अली के विचारधाराओं में, तो क्या हुआ कि खांडे राव ने हैदर अली के इस काम का विरोध किया, तो हैदर अली ने खांडे राव को जेल में डाल दिया और इस प्रकार से मैसूर रियासत का वास्तविक शासक बनने में हैदर अली सफल रहा। यहां पर एक बात और कि इसी समय 1760 में मैसूर जो रियासत थी उसका हेडक्वार्टर मैसूर ही था। आज भी मैसूर शहर बहुत खूबसूरत है और वाडियार डायनेस्टी का महल जो है आज भी स्थित है। और अभी के समय में अगर पूछिएगा तो सारे रजवाड़ों में सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास है तो मैसूर डायनेस्टी के पास है। आज भी जाइएगा वहां तो सोने और चांदी के पालना आपको देखने को मिलेगा। आज भी वहां जाइएगा तो एक ऐसा घड़ी मिलेगा जिसमें हर घंटे आकर के एक पुतला जो है वो घंटा पर, बेल पर जो है घंटा मारता है और वो टन टन करता है। तो बहुत सारी यूनिक चीज है। तो मैसूर के जगह पर हैदर, चूंकि मैसूर का महल था बना हुआ, वहां राजा रहता था, तो उसके जगह पर उसने श्रीरंगपट्टनम को अपना मुख्यालय बनाया। जैसे यहां बोध गया, और गया कैसे है, डोभी से आप आइएगा तो पहले बोध गया मिलेगा तब आएगा। ठीक इसी ढंग से बेंगलोर से आप मैसूर जाइएगा तो पहले आपको श्रीरंगपट्टनम मिलेगा और उसी से 10-12 किलोमीटर के बाद जो है वो मैसूर शहर। अब तो खैर आबादी बढ़ गई तो दोनों मिक्स हो गया तो पता नहीं चलता है, लेकिन पहले जो है श्रीरंगपट्टनम मिलेगा तब मैसूर मिलेगा। अंग्रेजों ने उसको बर्बाद कर दिया है। सिर्फ चामुंडेश्वरी का मंदिर जिसको हैदर अली ने बनवाया था वही सिर्फ शेष बचा है। बाकी जितना महल था या जो भी चीज़ें थी श्रीरंगपट्टनम में वो अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था। हैदर अली जो एक सहिष्णु शासक था, उसने जो सिक्के जारी किए उस पर शिव, पार्वती और कृष्ण, इन 3 हिंदू देवताओं के चित्र होते थे। इसके पीछे कॉज ये नहीं कि वो हिंदू बन गया था, बल्कि इसके पीछे कॉज ये है कि जनता के बीच, चूंकि वो एक अवैध शासक था, बात समझिए, वैध शासक तो था नहीं, तो जनता के बीच वैधता प्रदान करने के लिए उसने ये सब उपाय किए। शंकराचार्य जो श्रृंगेरी पीठ के उस समय थे, उससे हैदर अली का बहुत अच्छा संबंध था। हमेशा महीने में एक बार जरूर वहां जाया करता था श्रृंगेरी पीठ और शंकराचार्य से मिला करता था। पवन गज एक हाथी था जो शंकराचार्य ने उनको गिफ्ट में दिया था। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं। तो इस ढंग से हमने ये बताया आपको कि किस ढंग से 1760-61 तक हैदर अली मैसूर की सत्ता को किस सरकमस्टांसेस में प्राप्त करने में सफल रहा। क्लियर? मिटाएं इसको। अब देखिए, जब ये चीज हो गया, क्या हुआ बाद में बढ़ा के मिटाया नहीं। अब देखिए कि अगला जो टॉपिक हम लोग को देखना है कि एंग्लो मैसूर रिलेशंस के बीच में 4 वार होते हैं। कितने? 4। तो हम एक ही बार में सबको बता देते हैं ताकि आपके पास तो समय कम रहता है। भाई आप बोलिएगा 5:30 बजे छुट्टी दे दीजिए, तब हम अपने क्लास को उसी ढंग से मैनेज करते हैं कि एक दिन में एक टॉपिक पूरा और ईमानदारी से पढ़ा दिया जाए। तो थोड़ा लिखने वाला काम जो है वो शॉर्ट कर दे रहे हैं, बाकी बताने वाला काम सबका सब हम करते चलेंगे। अगर आप 2 घंटे का समय देते तो फिर हम चारों वार को अलग अलग करके हम लिखते भी और बताते भी। अब सिर्फ डिफरेंस ये हो जाएगा कि चारों वार को एक जगह कर दे रहे हैं और उसको सिर्फ बता दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका समय भी बचे और पूरी पढ़ाई भी हो जाए। तो हम लोग एंग्लो मैसूर रिलेशंस में जब देखेंगे वार में, तो कुल 4 वार या स्ट्रगल होते हैं। उसमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ये जो होता है वो 1716
1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक। दूसरा जो वार होता है सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ये होता है 1782 1784 सी, यानी ईस्वी। और उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, इसका पीरियड है 1792 1792 सी। और चौथा जो होता है वो फोर्थ एंग्लो मैसूर, वो सिर्फ एक ही बार होता है 1799 सी। तो एंग्लो मैसूर रिलेशंस में ये 4 वार होते हैं। इन 4 वारों के बारे में आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जो पीरियड है 1767 टू 1769, तो इसका जो बैकग्राउंड है कि आखिर क्यों ये वार हुआ, तो इसके पीछे कारण है कि उस समय जो दक्षिण भारत था, जो साउथ इंडिया था, उसमें पहले ही से निजाम, मराठे, फ्रांसीसी और अंग्रेज सक्रिय थे, एक्टिव थे दक्षिण के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए। और इन तीनों के बीच संघर्ष चल रहा था। ऐसे बीच में हैदर अली का ओरिजिन होता है। मैसूर रियासत को कोई बहुत वैल्यू नहीं देता था, लेकिन हैदर अली का जब ओरिजिन हुआ और जिस ढंग से मराठों के साथ इसने युद्ध में विजय प्राप्त की, और फिर उसके बाद यानी 59 से लेके 63 का जो पीरियड है, ये 59, 60, 61, 62, 63, ये 5 साल का जो पीरियड है हैदर अली का, वो युद्धों का पीरियड है। इस पीरियड में उसने कालीकट, कन्नानूर, पालघाट, सीरी, गुंडी, ये बेदनूर, इन सभी क्षेत्रों को विजित कर लिया, जीत लिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां के सामंतों को, फ्यूड्स को पॉलीगार कहा जाता था। जैसे हम लोग के यहाँ जमींदार बोलते हैं, तो वहां वो पॉलीगार के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की शक्ति का यह मेन बैकबोन था, रीढ़ की हड्डी थे पॉलीगार। और हमारे जमींदार में और इनमें पॉलीगारों में एक अंतर था कि हमारे यहाँ पूर्ण सैनिक शक्ति जमींदारों के पास नहीं थी। लठैत वगैरह रखते थे टैक्स कलेक्शंस के लिए, वो अलग बात था। लेकिन दक्षिण के जो सामंत थे, ये फ्यूड्स थे, वो सैनिक संपन्न थे, यानी सबों के पास बाजाते तौर पे सेना होती थी, और वो एक ऑटोनोमस यूनिट के रूप में अपने इलाका के जमींदार थे। बात समझ में आ रही है? तो इन 5 वर्षों में सारे पॉलीगारों को हैदर अली ने पराजित कर दिया। ये सारी घटनाएं जो घट रही थी, उससे मराठे भी चिंतित हो गए, निजाम भी चिंतित हो गया, और अंग्रेज भी चिंतित हो गए। ये तो हम तीनों के शक्ति से जो है वो बढ़कर है। इसलिए तीनों ने संधि कर ली, एग्रीमेंट कर लिया कि हम लोग तीनों मिल करके हैदर अली को पराजित करें। बात समझ में आई? यानी ये फर्स्ट वार का जो काउज था, जो कारण था एंग्लो मैसूर फर्स्ट वार का, वो कारण था कि हैदर अली का उदय।
या हैदर अली का शासक बनना। अगर चिक्का कृष्णराज शासक रहता, नंदराज और देवराज रहता, तो इन तीनों को कोई दिक्कत नहीं था। असल दिक्कत ये हो गया कि दक्षिण में एक ऐसी शक्ति का उदय हो रहा है कि जो हम तीनों से, यानी निजाम से भी, मराठे से भी और अंग्रेज से भी शक्तिशाली हो रहा था। तो इसी के ओरिजिन के खिलाफ ट्रिपल अलायंस करता है, त्रिपक्षीय संधि करता है। कौन कौन? ब्रिटिश, निजाम और मराठा। आपको पता था कि हैदर अली काफी बड़ा कूटनीतिक था, तो जब ये तीनों का अलायंस हो गया तो हैदर अली ने मराठों को धन देकर अलग कर लिया। कुल 32 लाख रुपए की बात हुई थी, तो 32 लाख में 18 लाख हैदर अली ने फौरन दे दी और बाकी के लिए कोलार का जिला मराठों को दे दिया कि इसका टैक्स से तुम बाकी पैसा वसूल कर लो। तो इस तरीके से मराठे इस ट्रिपल अलायंस से, त्रिपक्षीय संधि से अलग हो गए। अब ब्रिटिश और निजाम की जो सेना थी, इसने जोसेफ के नेतृत्व में हैदर अली से युद्ध किया। अब निजाम क्या हुआ कि यहां पर जगह नहीं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो कर्नाटक का जो नवाब था, उसका एक भाई था, उस भाई से निजाम को बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो हैदर अली ने उससे संपर्क करके निजाम को अंग्रेजों से अलग कर लिया और इस प्रकार अब जोसेफ और हैदर अली के बीच लड़ाई हुई और इस लड़ाई में हैदर अली की जीत होती है और वो मद्रास तक पहुंच जाता है। कहां तक? मद्रास तक। और अंत में 4 मार्च 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। क्योंकि अगर हस्ताक्षर अंग्रेज नहीं करता तो क्या होता? मद्रास पर कब्जा किसका हो जाता? हैदर अली का, जो अंग्रेजों के लिए बहुत बुरी बात होती। तो इस संधि में क्या था साहब? इस संधि में था कि जो भी जीते हुए क्षेत्र अंग्रेजों ने अभी तक जीते थे मैसूर के, वो सब वापस करेंगे। जिसको बंदी बनाया गया था उन बंदियों को वापस करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ट्रीटी ऑफ मद्रास एक डिफेंसिव एग्रीमेंट था। डिफेंसिव का अर्थ हुआ प्रतिरक्षात्मक संधि। इसमें बात लिखी हुई थी कि ये युद्ध इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि अगर फ्यूचर में, भविष्य में मैसूर रियासत पर कोई भी आक्रमण करेगा तो अंग्रेज मैसूर रियासत का साथ देंगे। यानी एक प्रकार से मित्रतापूर्ण संधि हुई। अब ये बंद हो गया, लेकिन ये संधि वास्तव में एक युद्ध विराम था। जैसे ही 1780 ईस्वी का समय, यानी 11 साल समझिए कि शांति रही दोनों के बीच में, कुछ मुद्दे ऐसे उभर करके सामने आए कि जिस मुद्दों के कारण परिस्थितियां बदल गई। अब परिस्थितियां क्या हो गई कि निजाम भी अंग्रेजों से नाखुश हो गया और मराठे भी अंग्रेजों से नाखुश हो गए। निजाम क्यों नाखुश हुआ अंग्रेजों से? तो निजाम इसलिए नाखुश हुआ कि निजाम उत्तरी सरकार का क्षेत्र चाहता था। उत्तरी सरकार का मतलब अभी का जो उड़ीसा का इलाका जो आप देख रहे हैं ना, उसी को उस समय उत्तरी सरकार कहा जाता था।
यानी मिडाइवल या मॉडर्न पीरियड में कह लीजिए। उड़ीसा का जो अभी क्षेत्र देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश के ऊपर वाला भाग, वो उत्तरी सरकार कहलाता है। और अंग्रेजों ने संधि तो कर ली, लेकिन जब अंग्रेजों के हाथ में उत्तरी सरकार आया तो नहीं दिया, तो इससे नाखुश थे। और मराठे इसलिए नाखुश थे कि अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे। आप एंग्लो मराठा रिलेशंस पढ़ा चुके हैं, तो उसमें दिखाया था कि रघोवा को किस प्रकार से अंग्रेजों ने प्रमोट किया, और रघोवा का युद्ध अंत हुआ कब? तो सालबाई के संधि 1782 में हुई थी तब। यानी अभी जो इस समय 80 का समय है, इस समय अंग्रेज पूरी तरीके से मराठा राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। वो रघोवा के मामले में बास कब आए? जब सालबाई की संधि मराठे और पेशवा के बीच में हुआ तब। उसके पहले तो मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। तो इस तरीके से साहब मराठे भी अप्रसन्न थे, अनहैप्पी थे, और निजाम भी। तो ऐसी परिस्थिति में इसका लाभ हैदर अली ने उठाया, और तीनों के बीच यहां ट्रिपल अलायंस किया अंग्रेजों ने। लेकिन यहां ट्रिपल अलायंस कौन कर रहा है सेकंड में? हैदर अली, जिसमें हैदर अली यानी मैसूर रियासत, हैदराबाद रियासत और मराठे शामिल हो गए। तो ये एग्रीमेंट 80 से पहले ही हो चुका था। एक तत्कालिक घटना घटी जिसको हम लोग बोलते हैं माही इवेंट। माही क्या था? एक जगह था, और ये एक पोर्ट एरिया था, बंदरगाह यहां था। और यहां से हैदर अली के रियासत के लिए यानी मैसूर रियासत के लिए साजो सामान आता था, माने सैनिक सामग्री, खाने पीने का, ये सब। और ये यहाँ ये एक स्वतंत्र राज्य था, ये रियासत थी, और ये हैदर अली के अधीन था। अंग्रेजों ने माही पर कब्जा कर लिया, और यही माही इवेंट जो है वो काउज बन जाता है किसका? सेकंड एंग्लो मैसूर वार का। अब इस सेकंड एंग्लो मैसूर वार में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। इसमें बहुत सारे वार हुए, लेकिन एक वार कहलाता है पोर्टो नोवो वार। क्या चीज? पोर्टो नोवो वार। यह होता है 1782 में, और इसका जो होता है किसके बीच में? तो सर आयरकूट और हैदर अली के बीच में। इस युद्ध को, पोर्टो नोवो वार को जो है वो जीतने में हैदर अली सफल रहता है, लेकिन वार को जीतने में उसके बदन पर इतने जख्म लगे थे कि इसी के बाद इसका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक और अंग्रेज आता है, इसका बेटा आ जाएगा। बेटा का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। और यहां जो अगला व्यक्ति आएगा वो मैथ्यूज। और अब टीपू सुल्तान के बीच में वार होता है। तो यहां दोनों की जीत हार का फैसला नहीं होता है, क्योंकि मैथ्यूज भी थक चुका था, और वहां से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, निदेशक मंडल था, उसका आदेश था कि अब युद्ध को लंबा नहीं खींचा जाए। मराठों के कॉन्टेक्स्ट में भी यही था और यहां भी यही था। तो इसलिए दोनों के बीच एक संधि हो जाती है जिसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ मंगलोर के नाम से जाना जाता है। कब होता है? तो 1782 में। और इस प्रकार से
सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो खत्म हो जाता है। इस युद्ध में भी वही सारी शर्तें थी कि जो जीते हुए क्षेत्र थे वो वापस किया जाए, बल्कि सबसे बड़ी बात जो ये थी कि इसमें हैदर अली ने युद्ध हार जाना लिया, सॉरी टीपू सुल्तान ने युद्ध हार जाना लिया। किससे? अंग्रेजों से। और करने वाला व्यक्ति था मैकार्टनी। तो वारेन हेस्टिंग्स वहीं से चिल्ला उठा कलकत्ता से कि ये मैकार्टनी कैसा व्यक्ति है, अगर इस तरीके से एक आध दो संधियां और ये करेगा तो ये तो दक्षिण में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर देगा। खैर कुछ भी हो, ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से क्या हुआ, तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार समाप्त होता है। सॉरी, अब आइए यहां से टीपू की शुरुआत होती है। तो टीपू के बारे में कुछ जान लीजिए। तब दो युद्ध जो है वो बाप लड़ता है और दो युद्ध बेटा लड़ता है। तो बीच में टीपू का एक पैराग्राफ आपको देना होगा। तो टीपू का जन्म जो होता है वो 10 नवंबर 1750 ईस्वी को, और इसकी माँ का नाम फातिमा था, और बचपन से ही काफ़ी योग्य था। अपने बाप के समान अशिक्षित नहीं था, बल्कि इसे कन्नड़, उर्दू और संस्कृत का धारा प्रवाह ज्ञान था। यानी इन तीन भाषाओं में वो किसी से बात कर सकता था। इसके अलावा उसमें अपने पिता से अधिक योग्यता इस मामले में था कि बाज़ाब्ते तौर पे मैसूर के प्रशासनिक ढांचे का उसने निर्माण कराया। उसने सैनिक क्षमता को उच्च करने के लिए नौसेना की स्थापना की। अली रजा उसका बहुत बड़ा कमांडर था नौसेना का, और जिसने लक्षद्वीप को उसके लिए विजित किया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। लक्षद्वीप में जो अभी आबादी आप देखते हैं वो इन्हीं लोगों के द्वारा बसाया गया था, वरना उसके पहले वो जनविहीन क्षेत्र था। कृषि के क्षेत्र में टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उसने नहरों का जाल बिछाया जिसके अवशेष अभी तक कर्नाटक में आपको देखने को मिलेंगे। व्यापार की उन्नति के लिए रोड का जाल बिछाया उसने। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित किए, फ्रांस से, कुस्तुनतुनिया से, अफगानिस्तान से, ताकि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जाए। नेपोलियन बोनापार्ट से उसने संपर्क स्थापित किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया, और उसने अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लोगों को जैकोबिन क्लब की सदस्यता दिलवाई और स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए। तो पूरी की पूरी तैयारी वो कर चुका था। और ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही। वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कब आता है? तो 1786 में। कब तक रहता है? तो 1793 तक। शुरू में जो 6 में आया वो उसका मेन ऑब्जेक्ट आने का था कि जो राजस्व समस्या थी उसको सुलझाना। 1765 के बाद बंगाल पर जो अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, तो रेवेन्यू प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया था। कभी एक वर्षीय व्यवस्था, कभी पंचवर्षीय व्यवस्था, कभी जागीरदारी सिस्टम से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो इसलिए निदेशक मंडल ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेवेन्यू प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, राजस्व समस्या के निदान के लिए कॉर्नवालिस को भेजा था। इसलिए उसका उद्देश्य था कि वो साहब उस पर अपने चीज पर फोकस करे। लेकिन 90 तक आते आते परिस्थितियां बदल गई। और परिस्थितियां क्या बदल गई साहब? कि टीपू सुल्तान का जो क्रियाविधि था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो ये कि वो फ्रांसीसियों से, खास तौर से नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत संपर्क में था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो लीडर्स थे उनसे
संपर्क में था और ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन का दुश्मन कोई था तो फ्रांस था। अगर टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के प्रति झुकाव नहीं रखता तो हो सकता था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार नहीं होता। थर्ड एंग्लो मैसूर वार का काउज ही था ये कि फ्रांसीसियों के साथ इसका संपर्क। इसके अलावा निजाम ने संपर्क स्थापित किया लॉर्ड कॉर्नवालिस से कि दक्षिण में हमारे शत्रुओं से आप मदद कीजिए। इसका तरीका ये हो कि हम लोग एक मित्र मंडली बनाएं, उस पर कोई आक्रमण नहीं करे। तो शुरू में कॉर्नवालिस तैयार नहीं था, लेकिन बाद में वो एक लेटर लिखा निजाम को कि हमारे ये आपके प्रपोजल पर हम तैयार हैं, हमारे अमुक अमुक व्यक्ति मित्र हैं और इन लोगों पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। और उस मित्र के सूची में टीपू सुल्तान नहीं था। इसका मतलब कॉर्नवालिस ने घोषित कर दिया कि टीपू सुल्तान हमारा दुश्मन है। तो इस तरीके से फिर मराठे भी मिल गए अंग्रेजों से, निजाम भी मिल गए अंग्रेजों से, और इन तीनों की सम्मिलित सेना ने लॉर्ड कॉर्नवालिस प्लस निजाम प्लस मराठे, इन तीनों की सम्मिलित सेना ने इन्वेजन किया। कहां? और भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन लास्ट जो इन्वेजन हुआ है वो श्रीरंगपट्टनम पर, श्रीरंगपट्टनम पर। और यहां जो वह चारों तरफ से हैदर अली घिर गया। इस समय यहां इसका एक बहुत बड़ा सहयोगी था जिसका नाम था पुरनैया। उसने टीपू सुल्तान को इस बात का एहसास था कि बहुत बड़ा युद्ध हमको लोगों से लड़ना पड़ सकता है, इसलिए उसने श्रीरंगपट्टनम का पूरा फोर्टिफिकेशंस करवाया था, एक दुर्ग के रूप में कन्वर्ट कर दिया था और संभव नहीं था उसको पार पा जाना। लेकिन बहुत सारे गुप्त दरवाजे भी थे, तो पुरनैया ने उन गुप्त दरवाजों को ब्रिटिशों को बता दिया और इस ढंग से ब्रिटिश फौज का प्रवेश श्रीरंगपट्टनम दुर्ग में होता है। और टीपू सुल्तान को इस बात का एहसास, सॉरी ये गलत बोल रहे हैं, ये आगे में आएगा। तो श्रीरंगपट्टनम में को घेर लिया गया और अंत में अंग्रेजों के बीच यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है। बंद कीजिए, जल्दी बंद कीजिए, थोड़ा सा क्लास बच गया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रंगपट्टनम होता है। इसमें टीपू सुल्तान का आधा क्षेत्र ले लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और 3 करोड़ रुपया उस पर युद्ध हर्जाना लाद दिया गया। उस समय उसके पास 1 ही करोड़ थे, तो 1 करोड़ रुपया दिया गया और 2 करोड़ के बदले उसके 2 पुत्रों को गिरवी रखा गया कि जब आप देंगे, बंद कीजिए उसको, जब आप देंगे तभी आपके 2 पुत्र मिलेंगे। तो इस वार के बाद टीपू सुल्तान बैठता नहीं है, बन के जन कल्याण के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत काम करता है। अंत में जब 1799 का पीरियड आता है तो इस समय एक गवर्नर जनरल है जिसका नाम लॉर्ड वेलेस्ली है। क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली। और ये आपको पूर्व के क्लास में हम बता चुके हैं कि स्पेशल डॉक्ट्राइन लेकर के आया था। अब वो क्या था? सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। तो इसने प्रपोजल रखा कि तुम सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लो, तो टीपू सुल्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। नतीजा के तौर पर इस पर आक्रमण कर दिया जाता है और उस आक्रमण में 4 मार्च 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान अपने किला के अंदर ही युद्ध करता हुआ मारा जाता है। इसी का प्रसिद्ध वाक्य था कि गीदड़ के 100 दिन की जिंदगी से
शेर की एक दिन की जिंदगी बहुत अच्छी है। और इस तरीके से उसका अंत हुआ। इसमें सबसे मार्केबल चीज है कि जब इसके साम्राज्य को बांटा जा रहा था तो वाडियार वंश को, जो भी मैसूर शहर देखते हो बहुत खूबसूरत, वो सिर्फ दे दिया गया कि अब पुनर्स्थापित कर दिया गया एक बच्चे को। बाकी पूरा मैसूर डायनेस्टी जो हैदर टीपू ने जीता था वो सब ने बांट लिया आपस में। लेकिन मराठों ने लेने से इनकार कर दिया था कि हम टीपू सुल्तान की रियासत का कोई भी खंड नहीं लेंगे। और ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि मराठों को इस समय एहसास हुआ कि अगर अभी हम लोग मिल करके लड़ते तो अंग्रेज को पराजित कर देते। अब जो टीपू सुल्तान या हैदर अली समाप्त हो चुका है तो अब अगली बारी हमारी है और ये हमसे भारी गलती हुई। उस गलती का खामियाजा ये कि हम टीपू सुल्तान का कोई भी क्षेत्र नहीं लेंगे। तो इस तरीके से एक शक्ति के रूप में जो उदय मैसूर रियासत का हुआ था वो खत्म हुआ। जहां तक वाडियार वंश की बात है तो इसमें भी एक बात और जोड़ लीजिए आप कि जब डलहौजी आया तो इसने उस छोटा सा जो वाडियार वंश बचा हुआ था मैसूर नगर तक, उसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। फिर जाकर के एक गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड रिपन, 80 से 84 तक रहेगा। तो उसको थोड़ा तरस आया तो फिर पुनर्स्थापित कर दिया वाडियार वंश को। तो उस समय से पुनर्स्थापित है। तो अभी भी आप जाइएगा तो वाडियार डायनेस्टी का वो घर या महल कह लीजिए, वो उनकी संपत्ति है जहां आज भी उसके परिवार के लोग रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको एंग्लो मैसूर रिलेशन पढ़ाया। हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में जब हम कल मिलेंगे तो ब्रिटिश लैंड टेनर सिस्टम्स यानी ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे। इससे बहुत प्रश्न आता है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।